हेलो एवरीवन। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। कैसे हो भाई? क्या हाल चाल है सब लोगों का? बताओ। ठीक हो? तो लेक्चर काफी 3-4 दिन के बाद ये लेक्चर नंबर 2 आ रहा है, क्योंकि थोड़ी सी प्रॉब्लम के कारण मैं लेक्चर रिकॉर्ड नहीं कर पा रहा था। ठीक है। और यहाँ पे हम लोग सेल का लेक्चर नंबर 2 देख रहे हैं। लेक्चर नंबर 1 को अच्छे तरीके से हमने पढ़ा था, आपको याद होगा। ठीक है। आपको सेल के बारे में बताया था, सेल के स्ट्रक्चर बताया था, शेप एंड साइज के बारे में बताया था, और सारी चीज़ों को एक एक करके हमने आपको डिस्कस करके बताया था। ठीक है। इसी क्रम में हम लोग कंसेप्ट में आगे बढ़ेंगे। और अभी तक कॉपी कलम नहीं निकाला तो एक कॉपी एक कलम, ठीक है, एक बोतल पानी, और अच्छी जगह पे बैठ जाए, एयरफोन वगैरह लगा के क्लासेस स्टार्ट करते हैं। ठीक है। बोलो स्टार्ट करें? ठीक है। ठीक, चलो। चलिए, क्लासेस स्टार्ट करने से पहले आपको हेडिंग डालना है। हेडिंग क्या? स्टार्ट कर रहे हैं, हेडिंग डालो। हम लोगों ने सेल के बारे में सारी चीजें पढ़ा था। आप डिस्कवरी ऑफ सेल से हम लोग यहाँ से पढ़ेंगे। ठीक है। उससे आगे डिस्कवरी ऑफ सेल से पढ़ेंगे, तो हेडिंग डालो डिस्कवरी ऑफ सेल। जस्ट वेट अ सेकेंड। आप लोग पढ़ो, लिखो जल्दी, 1 मिनट। चलिए, डिस्कवरी ऑफ सेल के बारे में हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं। ओके, बोलिए। ठीक है, समझ जाना। डिस्कवरी ऑफ सेल के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, और डिस्कवरी ऑफ सेल में हमको याद रखना है सेल का डिस्कवर हुआ क्या था। हमने आपको बहुत सारे कंसेप्ट इसके बारे में बताया था, सेल के बारे में सभी चीजें को आपको डिस्कस करके हमने बताया था। उसी क्रम में हम लोग बढ़ते हैं डिस्कवरी ऑफ सेल के बारे में, कि सेल का डिस्कवर हुआ कैसे था, हुआ क्या, सेल का डिस्कवर हुआ ही किस लिए। हमने आपको बताया था कि जो सेल है वो सेल हमारा सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ है, हमारे जीवन का, हमारे ह्यूमन बॉडी का या प्लांट बॉडी का। आपको इतना पता है। ठीक है। सेल के स्ट्रक्चर को हमने आपको एक एक करके बताया था। ठीक है। और हमने आपको भी बताया था कि सेल हमेशा स्मॉलेस्ट यूनिट होगा, प्लांट और एनिमल्स दोनों के लिए। ये भी बताया था, कंसेप्ट चीजें, सारी चीजें बताया था। तो सबसे पहले माइक्रोस्कोप का तैयारी किया गया, माइक्रोस्कोप की इन्वेंशन की गई। माइक्रोस्कोपी का एक इन्वेंशन किया गया, उसका नाम था, डच साइंटिस्ट जो थे एंटोनी वान ल्यूहोंग, एंटोनी वान लिंगहोंग नाम से एक साइंटिस्ट थे, जो ने पहले पहले माइक्रोस्कोप, द फर्स्ट माइक्रोस्कोप कंस्ट्रक्टेड, सबसे पहला माइक्रोस्कोप बनाया था। माइक्रोस्कोप की जरूरत क्यों पड़ी? माइक्रोस्कोप की जरूरत क्यों पड़ी सेल की में? तो सेल तुम्हें पता है, हम सब जानते हैं कि सेल काफी छोटी होती है, बहुत छोटी। तो सेल को देखने के लिए हमारे साइंटिस्ट ने, जिनका एक डच साइंटिस्ट थे, डच थे, एंटोनी वान ल्यूनहोंग, उन्होंने माइक्रोस्कोप का इन्वेंशन किया, माइक्रोस्कोप पहला बनाया। ठीक है। उन्होंने देखा कि जब बनाऊंगा, माइक्रोस्कोप बनाऊंगा, तो उसको लगा कि जब माइक्रोस्कोप बना लूंगा तो उसको देखना आसानी हो जाएगी। ठीक है। तो इसको, इसके बारे में भी लिखना है, लेकिन अभी बढ़ते जाएंगे आगे की तरफ। ठीक है। अब देखो, अब कहानी आती है हमारे सबसे फेमस साइंटिस्ट, सबसे फेमस साइंटिस्ट जिनका नाम है अल्बर्ट, क्या नाम था इसका, रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक, पता है ना रॉबर्ट हुक? रॉबर्ट हुक की कहानी आती है। उन्होंने सबसे देखा क्या, उन्होंने अपने माइक्रोस्कोप का डेवलप किया। ये यहाँ पर कंसेप्ट डबल आएगा। तुम बोलोगे कि माइक्रोस्कोप तो अभी लिविन हॉक ने किया था, नहीं, देखो वो किया था, बात सही है, लेकिन माइक्रोस्कोप का यहाँ पे हमारे जो साइंटिस्ट है रॉबर्ट हुक, उन्होंने भी माइक्रोस्कोप का अपना इन्वेंशन किया, अपना माइक्रोस्कोप बनाया। ठीक है। अपना माइक्रोस्कोप बनाया, और दो लेंसेज के थ्रू एक मैग्नीफाइंग बनाया। ठीक है। मैग्नीफाइंग बनाया, और देखा क्या, देखा क्या कि डेड सेल में देखा, क्या देखा? डेड सेल में मरा हुआ सेल था। ठीक है। डेड सेल में उन्होंने सबसे पहले एक्सपेरिमेंट किया, और देखा कि एक बॉक्स लाइक कंपार्टमेंट जो फिट टुगेदर होता है, 3 लाख, उन्होंने देखा कि जो सेल है ना, सेल जो स्लाइस ऑफ कॉक था, तुम बोले कि किस पे रिसर्च किया था? कॉक पे।
कॉक में देखा, कॉक में डेड सेल थी, ठीक है। रॉबर्ट हुक साहब ने देखा कि कितना छोटा है, कितना छोटा है, ये कैसे हुआ, ठीक है। तो सबसे पहले डिस्कवरी ऑफ सेल का अगर बात किया जाए तो सेल में सबसे पहले डिस्कवरी ऑफ सेल किसने किया था? सेल का डिस्कवर सबसे पहले किसने किया था? रॉबर्ट हुक साहब ने किया था, ठीक है। याद है, एकदम याद रहेगा। चलो जैसे हम पॉइंट के थ्रू हम लोग समझेंगे इसको, पॉइंट के थ्रू हम लोग समझेंगे। पहले हर एक साइंटिस्ट को हम लोग बात करेंगे, सेल थ्योरी के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम लोग फर्स्ट जो माइक्रोस्कोप के उसके बारे में देखते हैं, एक बार कैमरा देख लाता हूँ, ठीक है, ठीक है। चलो लिखो, द फर्स्ट माइक्रोस्कोप वाज, तुम्हें करना क्या है, यहाँ पे स्टार्ट पॉइंट नहीं बिंदु डालना है, ठीक है, लिखना है द फर्स्ट माइक्रोस्कोप वाज constructed by डच, वो डच के थे, फ्रेंच डच पढ़ा था, डच साइंटिस्ट, डच साइंटिस्ट, क्या नाम था उनका? एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक, थोड़ा सा इनका नाम में दिक्कत होता है ना देखने में, लिवेन होइक, ठीक है। ये साइंटिस्ट का नाम है, क्या है? ये साइंटिस्ट का नाम है, ठीक है। ये ल्यूवेनहॉक साहब ने किया क्या कि इनको एक तरह से सोचा कि सेल का डिस्कवर हुआ नहीं है, हमें सेल पता है कि सेल कैसे मिलेगा, लेकिन उसको देखने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट की जरूरत पड़ेगी। तो उन्होंने सबसे पहले माइक्रोस्कोप, अगर तुमसे क्वेश्चन पूछे कि हु इज द फर्स्ट इन्वेंटेड या कंस्ट्रक्टेड माइक्रोस्कोप, सबसे पहले किसने किया था, तो अपने को नाम देना है क्या? एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक, याद रहेगा, याद रहेगा, ल्यूवेनहॉक, ठीक है, एंटोनी ल्यूवेनहॉक। इसकी पैदाइश लिख देता हूँ, ठीक है, इसकी पैदाइश और मृत्यु, ठीक है। 1632 में जन्म लिए और कब? 1723 को अल्लाह के पास चले गए। ये बोर्न कब आता है, ये डेट का, ठीक है, तो याद रखना। ये किसके बारे में? इसके बारे में, ठीक है। बोलो, समझ में आया? समझ गए आप? बोलिए, समझ गए? समझ गए। अब देखिए जरा सा हम अगला कंसेप्ट की तरफ बढ़ते हैं। आप ठीक है, ठीक है। तो डिस्कवरी ऑफ सेल में ये अपने को यहाँ पे लिख देना है, ऐसे लिख लिया, इस सबको याद रखना है, ठीक है। अब देखो स्टार पॉइंट डालो, अब हकीकत में डिस्कवरी ऑफ सेल के बारे में यहाँ पे लिख रहे हैं। डिस्कवरी ऑफ सेल किसने किया था, हकीकत में देख रहे हैं, तो इसको बताना जरूरी था क्योंकि फर्स्ट माइक्रोस्कोप जिन्होंने किया था उसके बारे में जानना जरूरी था। आप डिस्कवरी ऑफ सेल के बारे में दें तो रॉबर्ट हुक नाम से एक साइंटिस्ट थे जो सब जानता है, रॉबर्ट हुक, ठीक है, ठीक है। पैदाइश लिख देते हैं 1635, मरा 1703, ये बोर्न का, ये डेट का, ठीक है, इतना याद है ना, ठीक है। अब देखो, अब रॉबर्ट हुक के साहब के बारे में बात हो रही है डिस्कवरी ऑफ सेल में। तीनों ने, तुम्हें को पता है कि सबसे पहले एक कॉक लिया था, एक सीट लिया था और देखा क्या, उस कॉक के अंदर सेल कुछ थे, डेड सेल थे और माइक्रोस्कोप का भी सबसे पहले इन्होंने इन्वेंशन कर दिया था। इसके बाद सबसे पहले इन्वेंशन तो इन्होंने किया था एंटोनी वान लीवेनहॉक ने। उसके बाद इन्होंने किया क्या, इतने बड़े महारथी थे कि इनको जब माइक्रोस्कोप मिल ही गया था, इनको और माइक्रोस्कोप करने की क्या जरूरत पड़ी। इन्होंने सोचा क्या कि जब हम करेंगे तो पूरा अपने से करेंगे, तो ये सबसे पहले माइक्रोस्कोप बनाया। माइक्रोस्कोप बनाने के बाद डिस्कवरी ऑफ सेल किया, सेल को देखा कॉक के अंदर, तो देखा गया कि उसमें एकदम छोटे छोटे सेल ऐसे रंगता रह रहा, इनको पता चला, उसी के बारे में हम लोग लिखते हैं। रॉबर्ट हुक, इतना, ठीक है। डेवलप अ माइक्रोस्कोप, डेवलप अ microscope and develop a microscope by using two lenses, by using a two
लेंसेज, दो लेंस का यूज करके उन्होंने माइक्रोस्कोप को डेवलप किया फॉर अचीविंग ग्रेटर, फॉर अचीविंग ग्रेटर मैग्निफिकेशन। देखो कितनी अच्छी बातें थी, साइंटिस्ट ने कितना अच्छा दिमाग लगाया था। उन्होंने बोला कि जब हम डेड सेल का उन्होंने बोला कि जब हम सेल का डिस्कवर करेंगे ही, उसे हम अपना ही माइक्रोस्कोप से करेंगे, हम दूसरे का माइक्रोस्कोप क्यों ले। तो इन्होंने अपने टैलेंट को दिखाया और पहले खुद का माइक्रोस्कोप को डेवलप किया, उसके बाद सेल का डिस्कवर किया। देखो इसका अगला पॉइंट, ठीक है। अब हकीकत में आ रहा है रॉबर्ट हुक ने क्या किया था, डिस्कवर किया था। ठीक है, ठीक है। हुक एग्जामिन्ड अ, हुक कौन, रॉबर्ट हुक, बात ध्यान रखना, रॉबर्ट हुक के बारे में बात है। हुक एग्जामिन्ड a thin slice of cork under his microscope, under his microscope and observed that it was क्या क्या, थोड़ा सा देखना, it was made of teeny, ठीक है, बॉक्स ये एक है, बॉक्स लाइक कंपोनेंट, एक कंपोनेंट था, बॉक्स लाइक कंपोनेंट filled up together, ठीक है। तो देखो क्या क्या था, देखो हमने आपको बताया, क्या बताया कि मैं आपको दिखाता हूँ। देखो कुछ मिल भी नहीं रहा ना यहाँ पे, नहीं तो बताता मैं कैसे हुआ। अच्छा मान लो कपड़ा था, ठीक है, ये कपड़ा था, ठीक है। अरे हाँ, तुमने वो देखा है जब मधुमक्खी का छत्ता जो होता है, जिसमें से शहद निकलती है, शहद मधुमक्खी भग जाती है तो उसमें जो होवे छत्ता रहता है, उसी के तरह लगा, उसके तरह एकदम सेम उसी तरह का। तो एक टीनी बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर लिया ऐसे काट के, ठीक है, और उन्होंने देखा क्या, उसको माइक्रोस्कोप के नीचे रखा, मान लिया ऐसे गया, और देखा कि उसके अंदर भी सेल्स जो है एकदम छोटा सेल है। तो इससे पता क्या चला कि जो स्लाइस ऑफ कॉर्क थी, उसके अंदर माइक्रोस्कोप के अंदर डाला, उसके नीचे डाला, और उन्होंने देखा कि यह एक टीनी छोटा बॉक्स लाइक कंपार्टमेंट से सेम बना हुआ है, एकदम छोटा चीज से मिलकर बना हुआ है। जैसे तुम्हें पता ऐसे कर कर एकदम छोटा एकदम छोटा करके बना हुआ है। उन्होंने ऐसा देखा कि एकदम टीनी लाइक स्ट्रक्चर को, एकदम कंपोनेंट को लेकर, तब पता चला कि हम माइक्रोस्कोप से देखने पे कि सेल है इसमें, सेल क्या है इसमें। तो हमारा कंसेप्ट क्या बनता है कि तुम्हारे लिख दिया सब, तो रॉबर्ट, चलो इतना ही लिखना था, ठीक है। तो तुम्हें पता चल गया कि सबसे फर्स्ट माइक्रोस्कोप कौन बनाया था, एंटोनी वैन लोवेन। सेल का डिस्कवर कौन किया था, डिस्कवरी ऑफ सेल किनके द्वारा किया गया था, रॉबर्ट साहब के द्वारा किया था, रॉबर्ट हुक के द्वारा, ठीक है। उसके बारे में बता दिया आपको। बोलो समझ में आया, चलो आगे बढ़ते हैं, लिख लिया होगा।
आप चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट जरा सा हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। सेल थ्योरी के बारे में हम लोग जरा सा बात करते हैं। सेल थ्योरी, सेल थ्योरी, सेल थ्योरी क्या है? जब सेल डिस्कवर हुआ रॉबर्ट हुक साहब के द्वारा, तब सेल का थ्योरी भी तो कुछ बननी चाहिए ना। तो थ्योरी कौन कौन दिया उसके बारे में देखते हैं। देखो, बहुत साइंटिस्टों ने इसमें और सारे काम किए थे, लेकिन एक सटीक आंसर नहीं होने के कारण उनके काम को रिजेक्ट कर दिया गया था। जैसे तुम पढ़ोगे जब क्लास 11th या 12th में आओगे, मत नहीं, जब क्लास 10th में आओगे तो तुम एक पढ़ोगे गार्डन पी पे, जो हमारे साइंटिस्ट थे, क्या नाम था उनका? अरे एक साइंटिस्ट है नहीं, मेंडल, मेंडल जी थे। उन्होंने जो ग्रेगर जॉन मेंडल, उन्होंने गार्डन पी पे एक एक्सपेरिमेंट किया था 7 ईयर पे 7 कैरेक्टर के लिए, ठीक है। तो उन्होंने देखा क्या, तो उस टाइम पे उनको साइंटिस्ट को कोई वैल्यू नहीं मिली। क्यों नहीं मिला? कि एक सटीक थी, सटीक एकदम बिल्कुल था, वो आजकल दुनिया में फॉलो हो रही है, लेकिन उस टाइम पे उनको नहीं मिल पाया उनके काम का कारण। तो क्या है, ऐसे भी इसमें साइंटिस्ट सेल थ्योरी में, सेल डिस्कवर में और भी सारे साइंटिस्ट सब काम किया था, लेकिन एक सटीक होने के कारण नहीं कर पाया, ठीक है। तो देखो, अब जो लास्टली बात करते हैं, ये बात है कब की बात है? इन इन 1883, 1883 की बात है। माथियास सीडेन, एक साइंटिस्ट थे, मैथियास, मैथियास, ठीक है, सीडेन, इसका नाम भी हमको याद नहीं होता ना, स्लेडन, स्लेडन, ठीक है। एक साइंटिस्ट थे मैथियास स्लेडन, उन्होंने देखा क्या, एक जर्मन बोटनिस्ट थे। अब बोटनिस्ट का क्या होता है, बायोलॉजी में दो पार्ट्स होता है, एक जूलॉजी जो जीव जंतु के बारे में पढ़ते हैं, और बोटनी के बारे में होता है जिसमें प्लांट्स के बारे में पढ़ते हैं। तो एक मिथियास 1883 की बात है कि मिथियास सीडेन नाम के बोटनी, जर्मन बोटनिस्ट थे, जर्मन के साइंटिस्ट थे, जर्मन जर्मन बोटनिस्ट, ठीक है, जर्मन बोटनिस्ट, एक जर्मन बोटनिस्ट थे। और उन्होंने देखा क्या, अनाउंस किया, एवरी प्लांट इज मेड अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ सेल। उन्होंने क्या बोला, देखो सेल थ्योरी के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन याद रखना है पॉइंट है, ये पॉइंट याद रखना है। ये तो तुम्हारा एक तरह से हेडिंग हो गया ना, लेकिन इसके अंदर के पॉइंट को तुम्हें हमेशा घोर के पी जाना है, ठीक है। तूने देखा कि इन 1883 में अटैक जर्मन बोटनिस्ट अनाउंस डेट, अनाउंस किया, क्या क्या अनाउंस किया, अनाउंस्ड, announced announced that announce किया that every plant is every plant is every plant is made up of made up of large 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 number of cell, large number of cells। देखो क्या किया, जो मिथियास सीडेन साहब ने थे, उन्होंने किया क्या, उन्होंने देखा कि, उन्होंने क्या देखा कि एक जर्मन बॉटनिस्ट थे, एक जर्मन बॉटनिस्ट थे, कौन? सिद्धांत सवाल। 1883 की बात है कि 1883 में जर्मन बॉटनिस्ट थे जिनका नाम सिद्धांत स्वान, क्या नाम था यार, मिथियास सिद्धांत था, ठीक है। उन्होंने देखा क्या, उन्होंने देखा क्या कि, और उन्होंने बताया लोगों को कि जितने सारे प्लांट्स है कहीं ना कहीं बहुत सारे इन्फिनाइट सेल से मिलकर बनी होती है, ठीक है। एक ये पॉइंट मिथियास सिद्धांत साहब ने बोला, समझ में आ गया, ठीक है। अब थियोडर स्वान का, अब एक साइंटिस्ट आए थियोडर स्वान, ठीक है। देखो, ये सब जो लिखा रहा हूं ना, इसको याद रखना, ठीक है, इसको याद रखना, ठीक है। तुमको इस सब पॉइंट्स को याद रखना है। हम सारे साइंटिस्ट के बारे में बता रहे हैं कि सारे साइंटिस्ट में का, ठीक है। अब देखो, ये जो बात है थियोडर स्वान, ठीक है, थियोडर स्वान, थियोडर स्वान, एक साइंटिस्ट है, ठीक है, थियोडर स्वान, ठीक है। मेड सिमिलर डिस्कवर इन एनिमल्स, मेड सिमिलर डिस्कवरीज इन एनिमल, मेड सिमिलर
similar discoveries in एनिमल में भी सिमिलर डिस्कवर किया गया था। देखो और बताया, ये क्या बताया हमारे थ्योडोर शवान साहब ने, जो वो थे, उन्होंने बताया कि ऑल एनिमल्स एंड प्लांट्स आर द कंपोज्ड ऑफ सेल। ऑल एनिमल एंड प्लांट्स आर द कंपोज्ड ऑफ सेल। इन्होंने बताया कि जितने सारे प्लांट्स और एनिमल हैं कहीं ना कहीं सेल से बना हुआ है, सेल का कंपोज्ड है। और देखा कि जो एक तरह से यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन का भी काम कर रहा है। तो इन्होंने गलत तो बोला नहीं, इन्होंने गलत किसी एंगल से नहीं बोला। हमने सेल के बारे में पढ़ा था, तो सेल क्या होता था, जो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल दोनों तरह फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ हो, सबसे छोटी इकाई हो। तो वही बात कहता है थ्योडोर शवान साहब ने। उन्होंने क्या कहा कि जितने भी सारे सेल हैं, एक तरह से एनिमल्स में भी जितने भी सेल है, या प्लांट सेल हो या एनिमल सेल हो, कहीं ना कहीं सब चीज एक सेल से मिलकर बनी हुई है। प्लांट और एनिमल दोनों कहीं ना कहीं सेल से मिलकर बनी हुई है। ठीक है, ठीक है। इसी बारे में देखते हैं, ऑल एनिमल्स एंड प्लांट्स आर composed of cells। देखो बात बहुत अच्छी बताई है कि ऑल एनिमल्स एंड प्लांट्स किसके द्वारा कंपोज किया गया, सेल के द्वारा। ठीक है, ठीक है। which serve as the units of structure and function। बोलिए समझ में आया? बोलिए भाई, समझ में आया आपको? देखो कितनी अच्छी बातें बताई है कि जितने सारे प्लांट एनिमल थे, एक तरह से किससे, प्लांट सेल चाहे एनिमल सेल हो, सेल का वन का बनाता, जो सबसे छोटी इकाई होती है, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन की बात करती है। ठीक है, ठीक है। बोलो समझ में आया? देखो यहाँ पे तुम्हारा एक साइंटिस्ट नंबर 1 मिठाई सिडवान। ठीक है, इसको अलग अलग करके लिखना, इसको अलग अलग करके लिखना। ठीक है, फिर दूसरा, लेकिन टॉपिक एक ही है। सेल थ्योरी में भी 3-4 साइंटिस्ट काम, तुम्हें मैं क्या बताया था, साइंटिस्ट ने, बहुत सारे साइंटिस्टों ने मिलकर काम किया, लेकिन जो सक्सेस रहा उसी के बारे में हम लोग पढ़े। ठीक है, तो बहुत सारे जो जो काम किया तो उसके बारे में पढ़ना पड़ेगा ना। तो एक सेल थ्योरी के अंदर में ही पहला साइंटिस्ट ये, यहाँ पे डाल देना स्टार पॉइंट फर्स्ट, यहाँ पे स्टार पॉइंट 2। ठीक है, अब स्टार पॉइंट थर्ड लिखना। जब यहां तक की बात आई, मिठास सिवान सेल ने किया था, सिवान क्या किए थे, उन्होंने देखा कि और सारे प्लांट्स कहीं ना कहीं सेल से बनकर बना हुआ है। वही बात हमारे ट्यूडर स्वान साहब ने कहा। और थर्ड नंबर पे आता है रुडोल्फ वर्च्यू। उसको अलग अलग बोलने का तरीका है। देखो साइंटिस्ट यहाँ पर थ्योडर स्वान में बोल रहा हूँ, कोई कुछ और बोल रहा होगा, लेकिन बात यही है। थ्योडर को कोई थ्योडोर बोल रहा होगा, कोई थ्योदार बोल रहा होगा। यहाँ पे मिथियास को मैं मिथास बोल रहा हूँ, कोई मिठास बोल रहा होगा, मिठीस बोल रहा होगा, कुछ ही बोल रहा होगा। ठीक है, इस पे ना प्रोनाउंसिएशन पे दिमाग मत देना। ठीक है, रुडोल्फ, आप देखो रुडोल्फ वर्च्यू। अब एक साइंटिस्ट हमारा है रुडोल्फ वर्च्यू। ठीक है, रुडोल्फ वर्च्यू का बात है, इनकी बात है कि इन्होंने 1858 में 1858 में देखा क्या कि मेड एन एडिशन to the cell theory by saying that all cells arise from pre-existing cells। देखो
तीन साइंटिस्ट आ गए सेल थ्योरी में बेटे। ओए, तीन साइंटिस्ट आ गए, याद रखियो। पहला का नाम था मिथियास सीडवान, दूसरा का नाम था थियोडोर सवान, ठीक है, तीसरा का नाम था रुडोल्फ वर्च्यो, रुडोल्फ वर्च्यो। अब इन्होंने क्या किया, 1858 की बात है, इन्होंने एक एडिशन को अपनाया, बनाया, मेड किया सेल थ्योरी का, और बोला कि जितने भी सेल है, उन्होंने क्या बोला रुडोल्फ वर्च्यो में, कि जितने भी सेल है कहीं ना कहीं प्री एग्जिस्टिंग सेल से मिलकर बना होता है, उससे हमारा ये जनरेट होता है। अब बातें समझ में आई आपको? ओए, बातें समझ में आ गई? बोलो, समझ में आई? चलो, सेल का मेनली बात कंप्लीट यहां तक का, यहां तक का सेल का कंप्लीट, ठीक है, लिख लिया? बोलो, लिख लिया? अच्छा, ब्लर हो रहा है, बोलना चाहिए था आपको। चलो, ठीक है, समझ में आ गया? अब चलो आगे बढ़ते हैं। बोलो, ब्लर नहीं हो रहा ना? हाँ, नहीं हो रहा। अब चलो, अब थोड़ा सा देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ सेल। देखो, तुमको भी पता है, हमको भी पता है कि जब एक माँ बाप के औलाद बाहर होते हैं, ठीक है, तो फिर उसके बाद जो चेंजिंग आती है, क्या एक कोई और है, एक कोई और है, मान लो दो बच्चे हो गए, ठीक है, अब दोनों के अलग अलग प्रॉपर्टीज है, तो सेम उसी तरह सेल तो हो गया, लेकिन सेल का क्लासिफिकेशन देखेंगे, उसको बांटेंगे थोड़ा सा, हमको ध्यान रखना है, ठीक है, कि पुराने सेल क्या है, नए सेल क्या है, एकदम अच्छे से सेल क्लासिफिकेशन ऑफ सेल्स, classifications of cells, classification of cell, सेल का क्लासिफिकेशन दिख रहा है भाई, मार्कर ये दिख रहा है? हाँ, दिख रहा है, ठीक है। सेल का क्लासिफिकेशन देखेंगे तो आपको पता है कि सेल का क्लासिफिकेशन में ये बेस्ड होता है कि इसमें ओरिजिन एंड सेलुलर स्ट्रक्चर, जो दो टाइप के होते हैं। इट इज based on origin and cellular types of structure, and it is divided into two parts। सबसे पहले इसके बारे में जैसा देखते हैं, ठीक है, पहले इसको लिखो, लिखो based on origin and cellular structure, there are two types of cell, there are two types of cells, दो तरह के हमारे पास सेल हो गए, क्या क्या? पहला का नाम है प्रोकैरियोटिक सेल, ठीक है, दूसरे का नाम है यूकैरियोटिक सेल। हमारे पास दो तरह के सेल आए, क्लासिफिकेशन जब सेल का क्या, तो दो तरह के सेल आए, एक का नाम था प्रोकैरियोटिक और एक का नाम था यूकैरियोटिक। बोलो, आई गॉट इट? समझ में आया आपको? बोलो भाई, बोलते जाओ, चुप मत रहो। जैसा मैं इंक डालता हूं, जैसे इंक की खत्म लग रही है, इसमें इंक डालना जरूरी है। बोलो, समझ में आया? बोलो, ठीक है, देखो जरा जल्दी, एक बार रिवीजन करो पीछे का, अभी जो जो पढ़ा उसको रिवीजन करो, तो एक बार बैठ के मत कुछ करो, रिवीजन करो जल्दी। बोलो, आगे बढ़े आगे, चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। तो हम लोगों ने देख लिया कि दो तरह के सेल हमारे पास आ गए,
एक का नाम था प्रोकैरियोटिक और एक का नाम था यूकैरियोटिक। हमारे पास 2 सेल आ गए। कितने सेल आ गए? 2 सेल आ गए। एक का नाम प्रोकैरियोटिक, एक का नाम यूकैरियोटिक। चलो इसके बारे में भी देखते हैं आगे। आप प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के बारे में हम लोग जरा सा देखते हैं। तो इतना लेंदी नहीं कर हम तुमको डायरेक्ट फ्लो डायग्राम के थ्रू समझाएंगे, ठीक है। यूकैरियोटिक क्या होता है, प्रोकैरियोटिक क्या होता है, इसके साइज के बारे में, फीचर के बारे में देखेंगे, ठीक है। एक तरह यहाँ पे लिखो डिफरेंस बिटवीन, टेबल बना दो। डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। अब तुम लोग सोच रहे हो कि प्रोकैरियोटिक क्या है, यूकैरियोटिक क्या है, ये नया वर्ड कहाँ से ला दिया? तो नया वर्ड नहीं है भाई, पुराना ही है, तुम्हें समझने की देरी है, ठीक है। अब देखो, तुम्हें पता है प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक, जरा ध्यान रखा, यहाँ प्रो यहाँ यू, यहाँ प्रो यहाँ यू, ठीक है। कैरी मतलब योटिक, कैरियोटिक मतलब वो तो पता है सेल वर्ड, ठीक है, ठीक है। तो यू मतलब न्यू, यू मतलब न्यू, प्रो मतलब ओल्ड, प्रो मतलब ओल्ड, यू यू मतलब न्यू, यू मतलब न्यू। हमारे कहने का मतलब क्या, ओल्ड न्यू क्या कर रहे हो? ओल्ड मतलब ओल्ड सेल, प्रोकैरियोटिक मतलब ओल्ड सेल, ठीक है, ओल्ड सेल, ठीक है। लेकिन ठीक है, लेकिन इसमें क्या, न्यू सेल, ठीक है। इतना समझ में आया? प्रोकैरियोटिक न्यू ओल्ड सेल और यूकैरियोटिक न्यू सेल है, ठीक है। अब इसके बारे में जरा सा हम आपको एक एक पॉइंट करके डिस्कस करेंगे, काफी मजा आएगा। एक एक पॉइंट हम लोग डिस्कस करेंगे, एक एक पॉइंट को नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। अब देखो, जरा सा हम लोग सीरियल नंबर लिखेंगे, पहले पहले फीचर लिखेंगे, ठीक है। इसके इसके फीचर के बारे में लिखेंगे, यहाँ पे फीचर के बारे में लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद जो नॉर्मल यूकैरियोटिक सेल के बारे में लिखेंगे, यूकैरियोटिक सेल, ठीक है। उसके बाद प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में लिखेंगे, प्रोकैरियोटिक सेल। अगर तुम मुझसे एग्जाम में पूछ दे के डिफरेंस करो दोनों के बीच में, आराम से कर पाओगे तुम। इसको ज्यादा स्पेस मिल गया ना, स्पेस ज्यादा नहीं देना जिंदगी में, इक्वल स्पेस देना है, ठीक है, समझ गए? बोलो, ठीक है। अब देखो सबसे पहला, ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे पहला नंबर साइज के बारे में। सबसे पहला फीचर हमारा साइज। फीचर में यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक का क्या देखेंगे भाई? साइज। सबसे पहले साइज के बारे में देखते हैं, ठीक है। तो यूकैरियोटिक का जो साइज है जनरली लार्ज साइज होता है, जनरली लार्ज होता है, जनरली लार्ज। हमेशा सामान्यतः क्या होता है, बड़ा ही होता है, ठीक है। लगभग 5 से लेकर 100 माइक्रोमीटर, 5 से लेकर 100 माइक्रोमीटर। अब माइक्रोमीटर क्या होता है तुमको बताया था, 10⁻⁻6 का पावर, तुमको हमने सबसे पहले बताया था माइक्रोमीटर पिछले वाले लेक्चर में, ठीक है, ठीक है, ठीक है। जनरली कितना होता है, 5 से लेकर 100 के बीच में माइक्रोमीटर में, ठीक है, ठीक है। और प्रोकैरियोटिक जो होता है ना वो छोटा होता है, क्या होता है, छोटा होता है, ठीक है, छोटा होता है, ठीक है। देखो प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक में बड़ा हुआ, इसमें देखेंगे जनरली स्मॉल, जनरली स्मॉल, कितना स्मॉल, कितना स्मॉल, 1 से लेकर 10 माइक्रोमीटर ही, 1 से लेकर 10 माइक्रोमीटर, ठीक है। पहला समझ में आ गया साइज के बारे में, साइज के बारे में समझ में, इसमें समझना है क्या यार, देखना है। दूसरा दूसरा देखते हैं जरा सा फीचर, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस किसमें होता है, किसमें नहीं होता है? न्यूक्लियस, न्यूक्लियस, दे हैव वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, दे हैव वेल डिफाइंड
डिफाइंड न्यूक्लियस, इसके पास न्यूक्लियस होती है, ठीक है। लेकिन इसमें जो है ना वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, वेल डिफाइंड डिफाइंड न्यूक्लियस, न्यूक्लियस इज अब्सेंट, इज अब्सेंट। इसमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस क्या होता है, अब्सेंट होता है। दे हैव न्यूक्लियर मटेरियल, इसके पास दे हैव न्यूक्लियर न्यूक्लियर मटेरियल, इसके पास न्यूक्लियर मटेरियल होता है, जो जनरली हम लोग क्या कहते हैं, न्यूक्लियर मटेरियल, ठीक है। कॉल्ड, हम लोग इसको क्या बोलते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर मटेरियल को कॉल्ड, CALLED, कॉल्ड एज न्यूक्लियोइड, एज न्यूक्लियोइड, न्यूक्लियोइड। देखो यूकैरियोटिक के बाद एक वेल डिफाइंड न्यूक्लियस है। मान लो ये हमारा सेल है, इसके अंदर ये यूकैरियोटिक है, तो इसके अंदर हमारा क्या है, न्यूक्लियस ये वाला है, लेकिन इसके अंदर वेल डिफाइंड नहीं है। ये कहीं ना कहीं न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोइड, इसके अंदर क्या होता है, यहाँ ना कहीं एक क्या होगा, न्यूक्लियोइड होगा फीचर, ठीक है, ठीक है। लिख लिया, लिख लिया। तीसरा राइबोसोम। आप बोलोगे राइबोसोम ये सब कहां से आ रहा है, हमने तुमको पहले स्ट्रक्चर ऑफ सेल में बताया था, सेल के स्ट्रक्चर में याद नहीं तो कन्नपट्टा लगेगा बेटा, याद होगा, ठीक है, ठीक है। अब देखो जरा सा थर्ड नंबर पे चलते हैं। ठीक है, थर्ड 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 नंबर पे हम लोग देखते हैं क्या, राइबोसोम, राइबोसोम, ठीक है। राइबोसोम क्या होता है, लगभग इसके राइबोसोम में फीचर राइबोसोम है, लगभग यूकैरियोटिक से 70S एंड 80S। अब एस क्या है यहाँ पे, एस क्या है, एस क्या है यहाँ पे, सनम नहीं, यहाँ पे स्पेसीज, स्पेसीज है, क्या है, स्पेसीज। मतलब मान लो कि तुम क्या है, इंसान हो, तुम्हारा स्पेसीज कितना है, लगभग 7.2 बिलियन इंसान है दुनिया में, ठीक है। उसी तरह से यूकैरियोटिक का लगभग 70 से 80 स्पेसीज है उनके पास, अलग अलग वैरायटी में स्पेसीज है, ठीक है, समझ में आया, ठीक है। 70S एंड 80S टाइप प्रेजेंटिंग, टाइप प्रेजेंट इन, कहाँ प्रेजेंट होते हैं, प्रेजेंट इन प्लांट एंड फंगल सेल, प्लांट एंड फंगल सेल, फंगल प्लांट और फंगल सेल में कहीं ना कहीं 70 स्पेसीज से लेकर 80 स्पेसीज तक का प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, ठीक है, ठीक है। वाइल एब्सेंट इन एनिमल, इस किसमें होता है, वाइल अब्सेंट इन एनिमल। राइबोसोम क्या, राइबोसोम इंसान में नहीं होता है, एनिमल में नहीं होता है, हमारा डायरेक्टली बताया फीचर क्या क्या, राइबोसोम यूकैरियोटिक में नहीं होता है, यूकैरियोटिक में राइबोसोम नहीं होता है, यूकैरियोटिक में राइबोसोम नहीं होता है, क्योंकि वाइल एब्सेंट इन एनिमल। ओके, और रिमेंबर दिस, हमेशा याद रखना है इसे, ठीक है, पढ़ना है अच्छे तरीके से, ठीक है, ठीक है। आप देखो जैसा राइबोसोम को प्रोकैरियोटिक में पढ़ते हैं, प्रोकैरियोटिक में क्या कहता है, ठीक है। इसके पास जो है ना बच्चे, मैं क्या लिख दिया यार, 70S टाइप, ठीक है, 70S टाइप क्या लिख दिया, मत लिख, मैं इसको अलग कर दूं ना, उससे अच्छा इसको अलग कर दूं, ठीक है। इसका टाइप राइबोसोम क्या है, राइबोसोम 70S से लेकर 80S टाइप इसके स्पेसीज है, ठीक है, 70 और 80 स्पेसीज है, ठीक है, ठीक है, इसी प्रकार के, ठीक है, समझ में आया। ये राइबोसोम क्या है, यूकैरियोटिक में 70 स्पेसीज से लेकर 80 स्पेसीज तक है, ठीक है, समझ में आया, ठीक है, समझ में आया। अब इसमें क्या है, प्रोकैरियोटिक में 70S टाइप है, इसमें 70 और 80 दोनों है, इसमें सिर्फ 70 है, ठीक है, ठीक है। अब जैसा चौथा पॉइंट हम लोग अलग कर देते यार, इसमें दरअसल दिमाग खराब हो गया था, सेल वाल के बारे में देखते हैं। अब सेल वाल जो है तुमको पता है, वाल जहां आएगा ना यूकैरियोटिक में नहीं आएगा, ठीक है, देखो 70S ये समझ में आया, ठीक है। अब देख सेल वाल,
प्रेजेंट इन, कहाँ प्रेजेंट होता है, अभी जो बात लिखा था उसी को लिखना है। प्रेजेंट इन प्लांट, प्लांट एंड फंगल, एंड फंगल, फंगल सेल, सेल्स, वाइल्ड absent, absent इन किसमें, एनिमल्स, एनिमल सेल, ठीक है। एनिमल सेल के बाद में क्या होगा, absent हो गया, एनिमल सेल्स, एनिमल सेल में absent होगा सेल वाल, सेल वाल एनिमल सेल में नहीं होगा, 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 क्योंकि एनिमल सेल यूकैरियोटिक में आता है। जो भी थोड़ा सा पहले बताया था वो मिस्टेक के कारण मैं देख नहीं पाया, ठीक है, इसलिए थोड़ा सा यहाँ पे देख लेना है, ऐसे लिखना, ठीक है, ठीक है, समझ आया। अब देखो सेल वाल समझ में आया, जो प्रेजेंट होता है किसमें, प्लांट एंड फंगल सेल में, लेकिन किसमें नहीं होता, एनिमल सेल में। अब देखो इट इज मेड अप ऑफ पेप्टिडोग्लाइकॉन, इट इज मेड अप ऑफ ग्लाइकन, देखो ग्लाइकेन, ठीक है भाई, ठीक है। सेल वाल का देख लिया, ठीक, ये एक तरह का पेप्टिडोग्लाइकेन नाम से बना होता है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, समझ गया, समझ गया। अब देखते हैं सेल ऑर्गेनल्स, पांचवा पॉइंट, पांचवा सेल ऑर्गेनल्स, ऑर्गेनल, सेल ऑर्गेनल्स, ठीक है, ऑर्गेनल्स, ठीक है। मेम्ब्रेन बाउंड सेल, मेम्ब्रेन बाउंड सेल, मेम्ब्रेन बाउंड सेल, ऑर्गेनल्स आर प्रेजेंट, ऑर्गेनल्स, ऑर्गेनल्स आर प्रेजेंट, इसमें मेम्ब्रेन बाउंड होता है, जो ऑर्गेनल सेल्स प्रेजेंट होते हैं किसमें, यूकैरियोटिक में, ठीक है, ठीक है, लेकिन प्रोकैरियोटिक में मेम्ब्रेन बाउंड सेल आर absent, इसमें absent, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स, ऑर्गेनल्स आर absent, इसमें क्या होगा, absent हो गया, बोलो, लिख लिया यहाँ तक। एक और लिखना है क्रोमोजोम, छठा, ठीक है, 6 नंबर, क्या करना, क्रोमोजोम, क्रोमोजोम, ठीक है। अब क्रोमोजोम में क्या होगा, क्रोमोजोम में होगा क्या बच्चे, क्रोमोजोम में होगा क्या, ट्रू क्रोमोजोम आर प्रेजेंट, ट्रू क्रोमोजोम आर प्रेजेंट, ये प्रेजेंट का साइन है, ठीक है, प्रेजेंट, प्रेजेंट इन विच हिस्टोन, इन विच, इन विच हिस्टोन, अब हिस्टोन क्या बताएंगे, डीएनए पे होता है, हिस्टोन प्रोटीन इज, अब बोलोगे डीएनए क्या है, तो डीएनए भी समझाएंगे, अभी टेंशन मत लो, ठीक है, अभी सेल के बारे में पढ़ रहे हैं, अभी जो वर्ड नया नया आ रहा है ना उसको सिर्फ लिखता जा, और इतना याद रख, हाँ हिस्टोन नाम का कोई चीज होता है, अब क्या होता है इसको हम बताएंगे, हमारी जिम्मेदारी, ठीक है, चुपचाप रहा। हिस्टोन प्रोटीन इज एसोसिएटेड, इज एसोसिएटेड, एसोसिएटेड विथ डीएनए, डीएनए के ऊपर चपका होता है इस तरह का हिस्टोन, एक डीएनए है, ठीक है, ऐसे डीएनए उस पर लगा होता है ऐसे करके, ठीक है, इसको बताएंगे आगे, ठीक है, ये समझ में आया। क्रोमोजोम का बात अगर बात रही किसमें, यूकैरियोटिक सेल में क्रोमोजोम यूकैरियोटिक का होता है, ट्रू क्रोमोजोम होता है जो प्रेजेंट होता है, हिस्टोन प्रोटीन जो एसोसिएट करता है किसके साथ, डीएनए के साथ, ठीक है, ठीक है। इसमें देखो नेक्ड क्रोमोजोम, नेक्ड क्रोमोजोम, नेक्स्ट क्रोमोजोम that lack histone protein, that lack histone, इसमें क्या होगा, हिस्टोन प्रोटीन नहीं होगा, हिस्टोन प्रोटीन, आर यू गॉट इट, समझ में आया आपको, समझ में आया तो बताओ कितना
थोड़ा सा डिफरेंस को एक बार समझ लेते हैं। डिफरेंस हमने देखा था सबसे पहले, डिफरेंस यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक में। यूकैरियोटिक मतलब होता है न्यू सेल, प्रोकैरियोटिक मतलब वो पुराना सेल। तो यूकैरियोटिक में, नया सेल में हमने देखा कि जनरली लार्ज नंबर होता है यूकैरियोटिक। किसमें? साइज के बारे में अगर देखा जाए तो नॉर्मली लार्ज होता है, लगभग कितना 5 से लेकर 100 माइक्रोमीटर तक हो सकता है। लेकिन यहीं तक अगर प्रोकैरियोटिक की बात की जाए 1 से लेकर 10 माइक्रोमीटर के बीच में होती है। ठीक है, ठीक है। न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के बारे में बात किया तो उसमें देखा कि एक तरह का ये वेल डिफाइंड क्या है, सेल्स है, नहीं वेल डिफाइंड न्यूक्लियस है। और इसी में न्यूक्लियस की बात अगर हम लोग प्रोकैरियोटिक में किया तो इसमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं है, लेकिन उसके अंदर कुछ मटेरियल बहुत प्रेजेंट होते हैं जिसको न्यूक्लियोइड बोला जाता है। ठीक है। राइबोसोम की बात आई तो राइबोसोम 70 से 80 स्पेसीज किस में हो सकता है? यूकैरियोटिक में। वही प्रोकैरियोटिक में सिर्फ 70 स्पेसीज होते हैं। अब बात आती है सेल वॉल के बारे में। तो सेल वॉल यूकैरियोटिक में नहीं आता है, ये सिर्फ प्लांट और कुछ फंगल के लिए आता सॉरी, ठीक है, आता है। और जो प्रोकैरियोटिक में बात किया जाए सेल वॉल का, तो ये पेप्टिडोग्लाइकन नाम के चीज से मिलकर बना होता है। अब क्या होता है इसको समझाएंगे आगे। ठीक है। अरे तुम बोलो भैया हर चीज आगे समझाए, आगे समझाए, भाई ये स्टार्टिंग है, सबका टाइम आएगा बताने का, सब बता के चलूंगा, टेंशन नहीं लेना जिंदगी में। ठीक है। अब देखो सेल वॉल देख, अब सेल ऑर्गेनल, सेल ऑर्गेनल जो है मेम्ब्रेन बाउंड सेल जो प्रेजेंट होते हैं किसमें? यूकैरियोटिक में, लेकिन इसमें प्रोकैरियोटिक में नहीं होता। क्रोमोसोम की बात रही तो ये डीएनए पे, डीएनए के साथ स्टोटियोर होता है, हिस्टोन, जो किसमें आता है? क्रोमोसोम पे प्रेजेंट होगा। ठीक है। यूकैरियोटिक में, डीएनए प्रोकैरियोटिक में नहीं होता है, लैक होता है। ठीक है, समझ गए इतना तक? मिटाऊं आगे बढ़ू, एक बार दिखा दो। हाँ दिख रहा है, सही दिख रहा है भाई, मजा आ गया। ठीक है, ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़े ना भाई, तैयार हो? बोलो जय। बोलो भाई, मजा आ रहा है क्लास में? समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा होगा तो मजा आ रहा होगा। चलो, अब यहाँ पे हमारा यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक का भी टॉपिक हुआ कंप्लीट, कंप्लीट। अब देखो एक नई टॉपिक की ओर बढ़ते हैं और टॉपिक का नाम है सेल मेम्ब्रेन। अभी हमने सेल वॉल को यूकैरियोटिक में देखा था कि था, लेकिन प्रोकैरियोटिक में नहीं था। ठीक है, लेकिन यहां पे हम लोग देखेंगे इसमें सेल वॉल को हमने प्लांट्स और फंगल में देखा था, लेकिन इनमें नहीं। अब सेल मेम्ब्रेन के बारे में जरा सा हम लोग डिस्कस करेंगे। तो डालो टॉपिक सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन, तेल मेम्ब्रेन नहीं, सेल मेम्ब्रेन। तो सेल मेम्ब्रेन क्या होता है? द सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज द आउटर मोस्ट मेम्ब्रेनस कवरिंग द सेल्स विच ऑकर इनसाइड द वॉल। हमारे शरीर के अंदर जब तुम एंट्री करोगे तो एंट्री करने से पहले तो भी सेल मेम्ब्रेन रोकेगा, रुकना, कहां जा रहा है, रुकना। देखो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है इसका एक आउटर मोस्ट मेम्ब्रेनस कवरिंग होता है, एक कवर होता है, एक कवर लगा होता है, जिसके इसके ऊपर कवर लगा हुआ है। अगर इसको हटाएंगे तो इसके अंदर का इंक दिखेगा। ठीक है, तो किस तरह का है? सेल मेम्ब्रेन होता है। तो जैसे सेल मेम्ब्रेन को हम लोग अच्छे तरीके से, एकदम बढ़िया तरीके से इसमें देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग सेल मेम्ब्रेन को हम लोग सिलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं, लिख देते हैं। नहीं दिख रहा है क्या? लेना, अब दिखेगा। सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, इसको हम लोग और किस नाम से जानते हैं? सेलेक्टिवली, सेलेक्टिवली परमिएबल, पर
permeable, selectively permeable membrane, selectively permeable membrane, ठीक है, इसको इसके नाम से भी जानते हैं, ठीक है। अब देखो द शेल, इसके बारे में लिखते हैं द शेल, द शेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा, द शेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा, द सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन is the outermost, is the outermost membranous covering of the cell, covering of the cell which occurs inside, which occurs inside, which occur inside the cell wall। भाई टाइम तो लगेगा ही ना यार, और सारे पढ़ाते हैं जो यूट्यूब वगैरह पे इधर उधर, वो कहीं ना कहीं डिजिटल बोर्ड होता है, स्लाइड लिख कर ही पहले से आता है तो जल्दी हो जाता है कि 2 घंटे। लेकिन यहाँ पे तो लिखता हूँ ना मैं साथ साथ, तो मैं साथ साथ नोट्स बना सकते हो, तो मुझे तो फायदा भी मिल रहा है ना यार। टाइम लग रहा है तो क्या होगा, मेरा भी तो टाइम जा रहा है, मैं कुछ बोला हूँ नहीं ना। चलो द सेल मेम्ब्रेन है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन को हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन के जानते हैं, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो आउटर मोस्ट होता है, मेम्ब्रेनस होता है, किसका, किसी अंदर पाए जाने वाला, किसका, सेल का, ठीक है, सेल का, ठीक है। अब क्या होता है जैसा देखते हैं, जरा साथ घूम लू मैं, अरे ना रे बाबा ना, मैं चली बन के हवा। अब देखो सेल मेम्ब्रेन के अंदर अगर बात किया जाए तो थोड़ा सा हम तुमको समझाएंगे, बातें समझना, ठीक है। जैसा चीजें समझाऊंगा देखते रहना। ओए अभी नहीं समझ में आया, देखते रहा। ये हेड है, हेड है, आदमी है, आदमी है, आदमी आदमी है, आदमी है, आदमी है, आदमी आदमी है, आदमी 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 आदमी, हेड हेड हेड, तेल 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 तेल, ठीक है, ठीक है। इसी तरह इससे आदमी बनाओ, इधर से आदमी बनाओ, ठीक है, तेल लगा दो ऊपर, तेल, तेल नहीं तेल, ठीक है, ठीक है। आप बोलोगे क्या, तो एक तरह से मेम्ब्रेन हम तुमको दिखा रहे हैं, क्या एक मेम्ब्रेन दिखा रहे हैं कि होता कैसा है। मान लो बेटे, मान लो कि हमारा एक ये कोई स्ट्रक्चर है, यहाँ पे हमारा ये पानी है, क्या है, ये पानी है, और ऊपर वाला पार्ट को हम लोग, इतना वाला पार्ट को क्या करते हैं, थोड़ा सा जूम करते हैं, क्या करते हैं, जूम करते हैं, और देखते क्या है, जूम इधर में किया है, इधर किया है, जूम किया और देखा क्या कि ऐसा आया, ठीक है। तो यहाँ पे जो हेड वाला पार्ट है ना, हेड वाला पार्ट बेटे, ओए हेड वाला पार्ट है ना, हेड वाला पार्ट हमेशा क्या करेगा, क्या होगा, है बताओ, हेड वाला पार्ट हाइड्रोफिलिक होगा, क्या करेगा, हाइड्रोफिलिक होगा, हेड वाला पार्ट क्या होगा, हाइड्रोफिलिक। अब हाइड्रोफिलिक क्या होता है समझ में आएगा अभी। तुम बोलोगे नया नया वर्ड कहाँ से ला रहे हो, हाइड्रोफिलिक, ये क्या तेल लगा रहे हो, हेड लगा रहे हो, बताता हूँ, सब बताता हूँ। देखो अब ये तेल वाला जो स्ट्रक्चर दे रहा है, हाइड्रोफोबिक बोलते हैं, हाइड्रोफोबिक बोलते हैं। तो हाइड्रोफिलिक का मतलब होता है हाइड्रो, हाइड्रो मतलब पानी, फिलिक मतलब लब, हाइड्रो मतलब पानी, फिलिक मतलब लब, हाइड्रो मतलब पानी, फिलिक मतलब लब, मतलब जो हेड पार्ट है किसी मेम्ब्रेन का, जो मान लो इधर एक ऐसा मेम्ब्रेन है, एक ऐसा मेम्ब्रेन है, तो ये वाला जो पार्ट है बीच का,
ऊपर वाला पार्ट ये हमेशा पानी पीने का काम करेगा, लेकिन इसी का तरह से इधर एक हेड लगा होता है। मेम्ब्रेन मान लो एक मसल्स लिया, एक इतना काट ले मसल्स मेरा, ठीक है, इतना काट ले और देख इसके अंदर कि ऊपर वाला पार्ट हाइड्रोफिलिक होगा और नीचे वाला पार्ट क्या होगा, हाइड्रोफोबिक होगा। हाइड्रोफिलिक मतलब जो पानी को प्रेजेंट करेगा, मतलब पानी को प्यार करेगा। हाइड्रोफिलिक मतलब पानी को प्यार, पानी से प्यार, पानी से प्यार, ठीक है। और इसमें क्या, हाइड्रोफोबिक, हाइड्रो मतलब पानी, फोबिक मतलब नफरत करना, उससे डरना, उससे डरना, पानी से डर, पानी से नफरत लिख देता हूँ थोड़ा सा आसान भाषा, नफरत, नफरत, ठीक है। तो होगा क्या कि किसी सेल मेम्ब्रेन के पार्ट्स को अगर देखा जाए तो सबसे ऊपरी वाला पार्ट जो है ना कहीं वो हाइड्रोफिलिक होता है, पानी को प्यार करता है, उसको पानी चाहिए होता है, और इसमें पानी नहीं चाहिए होता है, ठीक है, ठीक है। इतना समझ में आया? हम लोग इसके केस में बात किए हैं, H2O के केस में बात किए हैं। बोलो समझ में आया? समझ में आ गया ना भाई? बात समझ में आया? चलो इतना लिखो, इतना लिखो, नहीं तो वो गाना गाना पड़ेगा, जरा सा झूम लूं मैं, तुम बोलोगे अरे ना रे बाबा ना, ठीक है। लिख लिया, लिख लिया। अब देखो जैसे और सेल मेम्ब्रेन के बारे में देखते हैं, जरा सा झूम लूं मैं, अरे ना रे बाबा ना। बोलो समझ में आ गया? समझ में आ गया भाई? बोलो, ठीक है। अब देखो सेल मेम्ब्रेन के बारे में बात रही, तो सेल मेम्ब्रेन हम लोग एक स्मॉल इंटेस्टाइन की बात करेंगे, माइक्रोविलाई की बात करेंगे, फ्लैजेला का बात करेंगे, सिलिका की बात करेंगे, ठीक है। तो इसमें तुम लोग फिर से सेल मेम्ब्रेन लिख देना, वो पॉइंट अलग करके फिर से सेल मेम्ब्रेन लिखना, उसके नीचे से लिखना स्टार्ट करना। पहले लिखूंगा तब समझाऊंगा, काहे कि तब तक वर्ड नहीं समझ में आएगा जब तक कुछ नहीं होगा, ठीक है। सिलिया, फ्लैजेला एंड मैक्रोविलाई आर एग्जांपल ऑफ मॉडिफाइड प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक्सटेंशन। ये एक तरह का प्लाज्मा मेम्ब्रेन का क्या है, एक्सटेंशन है। अब क्या होता है इसके बारे में दिखाता हूं, पहले लिखो सिलिया, फ्लैजेला, फ्लैजेला, फ्लैजेला एंड माइक्रोविलाई, एंड माइक्रोविलाई, विलाई, ठीक है, माइक्रोविलाई आर एग्जांपल्स ऑफ, आर एग्जांपल्स, आर एग्जांपल्स ऑफ, किसका एग्जांपल होता है, क्या होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का एग्जांपल ऑफ मॉडिफाइड, मॉडिफाइड प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। कहीं ना कहीं फ्लैजेला, सिलिया एंड माइक्रोविलाई कहा किसका होता है, मॉडिफाइड प्लाज्मा मेम्ब्रेन का होता है। अभी तुमको बताया था प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, ठीक है। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है जिसको हम लोग सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं, ये हाइड्रोफिलिक पार्ट्स है, ये हाइड्रोफोबिक पार्ट्स है, मतलब इसको पानी से प्यार है और इधर पानी से नफरत है, ठीक है। इतना समझ में आया? समझ में आया? जो बात तुमने पढ़ा है उसी को लिखा हो, ठीक है, ठीक है, समझ में आया, ठीक है। ये समझ में आ गया ना, ठीक है, समझ में आया। द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज सिलेक्टेबल, द प्लाज्मा membrane is selectively permeable membrane, permeable membrane होते हैं, membrane होते हैं जो which allows, क्या करता है, जो allow करता है, which allow, जो allow करता है, क्या करता है, which allows some substances, कुछ सब्सटेंस अलाउ करता है substances to pass through, substances to pass through, तो pass through क्या करता है, pass through them more radially, them pass through them more radially, radially than other, ओके, ठीक है। It also prevents, it also prevent, it also prevent the movements of some, the movement of some
अदर मटेरियल, अदर मटेरियल। देखो समझ में आया। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन को हम लोग सिलेक्टिव पॉलीमर मेम्ब्रेन कहा गया है, जिसमें सिलिया, फ्लैजेला और मैक्रोबिलाई ये एग्जाम्पल है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, ठीक है। और देखा था जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है कहीं ना कहीं सिलेक्टिव पेरिमियल मेम्ब्रेन के थ्रू वो क्या करता है, ये क्या करता है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है, वो अलाउ करता है किसको, सब्सटेंस को पास करने के लिए उसके अंदर के द्वारा, क्योंकि उसकी रेडिकली ज्यादा हो रही है, रेडियली ज्यादा होती है अदर के कंपेरिजन में, और ये हमेशा रोकता है किसको, मूवमेंट ऑफ सम अदर मटेरियल, अदर मटेरियल के अंदर जाने से रुकता है। सेल मेम्ब्रेन का काम क्या हो गया, बहुत जरूरी काम है भाई। तुम जब प्लांट को काट रहे हो ना तो सबसे पहले उसके सेल वाल को काट रहे हो, ठीक है। और जब तुम मुझे खाओगे मुझे काटोगे कहीं ना कहीं सेल मेम्ब्रेन को काटोगे। आई गॉट इट, समझ आया। तो फिगर बना लो फ्लैजेला वगैरह का, ऐसी होता है फ्लैजेला मैक्रोबिलाई वगैरह, ठीक है, ऐसे भागता रहता है इधर उधर। अब फ्लैजेला क्या होता है, मैक्रोबिलाई क्या होता है, एक ही डायमेंशन दिखाता हूँ, देखना जरा, कोई बच्चे बहुत अच्छे देखो ना, इधर देखो, ऐसे मत करो, इस पे लगा दो कुछ कुछ, इस पे लगा दिया हमने, लगा दिया, ठीक है, लगा दिया। ये हमारा जो पार्ट्स है ना, ये वाला जो पार्ट्स, ये वाला इधर उधर जा रहा है, इसका नाम फ्लैजेला, फ्लैजेला। और ये जो रुआ रुआ टाइप का निकला है इधर उधर, ये का हमारा क्या करता है, सिलिया कहलाता है। सिलिया हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है। सिलिया क्या होता है, सिलिया की तरफ से हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है, बाल लाइक स्ट्रक्चर होता है, जो किसी चीज को रोकने के लिए काम होता है, ठीक है, ठीक है, समझ आया, समझ गए आप सब, बोलो बोलो, समझ गए, बोलो, ठीक है, समझ गया होगा। आज कितने तारीख हो गए, 22, कल 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। आगे बढ़ूं, आगे बढ़ूं क्या, आगे बढ़ूं या रहने दूं, मन तो कर रहा बढ़ जाने के लिए, लेकिन करूँ तो करूँ क्या, बोलो, जरा सा देखो, जरा सा समझो, चीजों को ऑब्जर्व करो, बात है। अब अगला टॉपिक बढ़ते हैं। अगला टॉपिक के बारे में देखते हैं। 10:32 हो गया, 11, 12, मुझे टाइम लग जाएगा। चलो आज की क्लास बच्चों यहीं पे रोकते हैं, बिकॉज मुझे बहुत अर्जेंट काम है, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, आप आए और हमारे दिल को भाए हैं? हंसता हुआ, ठीक है। कल के टॉपिक जो रह गई एनसीईआरटी से पढ़ के आना, फ्लूइड मोजाइक मोड, फ्लूइड मोजाइक मोड एनसीईआरटी के हिसाब से पढ़ के आना, ठीक है, पढ़ के आना, इसको पढ़ेंगे, ठीक है। इसकी कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है, पूरे सेल मेम्ब्रेन के बेस में हम लोग देखेंगे इसको, सेल मेम्ब्रेन के ऊपर देखेंगे, ठीक है। अगर लेट नहीं हो रहा तो आधा घंटा खींच दूं, 11 है, 11:30, 12, बोलो भाई, आधा घंटा और खींच दूं, चलो पढ़ाई देता हूँ, ठीक है, चलो पढ़ाता हूँ, पढ़ाता हूँ। अब देखो थोड़ा सा फ्लूइड मोजाइक मॉडल के बारे में देखते हैं। फ्लूइड मोजाइक मॉडल डालो, फ्लूइड, फ्लूइड मोजाइक, मोजाइक मोड, फ्लूइड मोजाइक मोड, ठीक है। फ्लूइड मोजाइक मोड के बारे में हम आपको नॉर्मली बातें बताऊंगा, ठीक है, इसके बारे में लिखाऊंगा ना, तो बात है 1972 की, इन 1972 की बात है कि एक सिंगर एंड निकोलसन, नहीं सिंगर एंड निकोलसन प्लाज्मा मेम्ब्रेन साइटोप्लाज्मा की खोज की थी। साइटोप्लाज्मा का खोज क्या था, सिंगर एंड निकोलसन दोनों एक दोस्त थे, साइंटिस्ट थे, ठीक है। उन्होंने प्रपोज किया फ्लूइड मोजाइक मॉडल,
इन 1972 सिंगर एंड निकोलसन, इसको लिखना है, ठीक है, सिंगर एंड निकोलसन, इसको लिखना भाई, निकोलसन, सिंगर एंड निकोलसन, सिंगर एंड निकोलसन क्या क्या था, प्रोपोज्ड, प्रोपोज्ड, प्रपोज ना, प्रोपोज्ड मतलब बनाया था, दिया था, प्रोपोज्ड, सिंगर एंड निकोलसन प्रोपोज्ड द फ्लूइड मोजाइक मोड, नहीं मॉडल, फ्लूइड मोजाइक मॉडल, यहाँ पे मॉडल होगा यार, मैं क्या लिख रहा हूँ मुझे कुछ समझ नहीं, मॉडल, ठीक है। उन्होंने क्या कहा था, 1972 की बात है, सिंगर एंड निकोलसन का नाम का साइंटिस्ट ने फ्लूइड मोजाइक मॉडल को दिया था। फ्लूइड मोजाइक क्या हो गया, यहाँ पे साइटोप्लाज्मा की बात हो रही है, ठीक है, साइटोप्लाज्मा, प्लाज्मा के अंदर जो लिक्विड होते हैं किसी चीज के अंदर, उसको साइटोप्लाज्मा बोला गया था, ठीक है। दोनों दोस्त थे सिंगर निकोलसन। अब देखा क्या, अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल, इस मॉडल के अनुसार देखा गया था, अ सेल मेम्ब्रेन कंसिस्ट ऑफ 2 लेयर ऑफ फॉस्फोलिपिड एंड प्रोटीन मॉलिक्यूल्स, ठीक है। ये स्पेशल पॉइंट लिख देना इसके बारे में, ठीक है। अब लिखना इसी के अंदर अगला पॉइंट, ठीक है, अगला पॉइंट, अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल, इस मॉडल के अनुसार अ सेल मेम्ब्रेन कंसिस्ट ऑफ, अ सेल मेम्ब्रेन कंसिस्ट ऑफ, a cell membrane consists of two layers of phospholipid, एक फॉस्फेट का लिपिड बनता है, ठीक है, एंड प्रोटीन, ये सब क्या होता है अभी तुमको समझाएंगे, एंड प्रोटीन, फॉस्फोलिपिड एंड प्रोटीन मॉलिक्यूल्स, ठीक है, मॉलिक्यूल्स। देखो तो हुआ क्या का, 1972 के बाद सिंगर एंड निकोलसन ने फ्लूइड मोजाइक मॉडल दिया था। इस मॉडल के अनुसार को होता है, सेल मेंबर कंसिस्ट करता है 2 लेयर, जिसका नाम है, एक का नाम है फॉस्फोलिपिड, दूसरे का नाम है क्या, प्रोटीन मॉलिक्यूल्स, ठीक है, दो हो गए। इन विच प्रोटीन्स आर अरेंज इन अ मोजाइक पैटर्न, इसमें क्या होता है, जो क्या प्रोटीन्स होते हैं, प्रोटीन कहीं ना कहीं ऑटोमेटिक अरेंज हो जाता है किसमें, मोजाइक पैटर्न में, और ये फ्लेक्सिबल होता है, कैन बी फोल्डेबल होता है, क्या फोल्डेड होता है, इसको फोल्डेड करते हैं, तोड़ सकते हैं, रिन्यूड कर सकते हैं। दे आर मेनली 2 टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स, प्रोटीन्स इन, एक आप देखो, ये समझ में आया, इतना समझ में आया, मॉलिक्यूल्स बोलो, ठीक है। इन विच प्रोटीन्स आर arranged in कहाँ अरेंज होते हैं, मोजाइक पैटर्न में क्या होता है, अरेंज होते हैं। मोजाइक पैटर्न क्या होता है बताएंगे, मोजाइक पैटर्न, ठीक है। इट इज फ्लेक्सिबल, ये फ्लेक्सिबल होता है, क्या, कौन, किस बारे में बात हो रही है, यहाँ पे फॉस्फोलिपिड और प्रोटीन के बारे में बात हो रही है, किसमें, फ्लूइड मोजाइक में। तो ये क्या होता है, एक तरह से क्या फ्लेक्सिबल होता है, क्या होता है, फ्लेक्सिबल होता है, एंड कैन बी फोल्डेड, इसको हम लोग फोल्ड कर सकते हैं, ब्रोकन मतलब तोड़ सकते हैं, ठीक है, तो तोड़ सकते हैं, रियूनाइटेड मतलब दोबारा कर सकते हैं, रियूनाइटेड, ठीक है, समझ में आया, ठीक है, समझ में आया। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ प्रोटीन, यहाँ पे आप अगला पॉइंट, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ प्रोटीन के 2 पार्ट्स हो गए, ठीक है, 2 पार्ट्स हो गए, ठीक है भाई, समझ में आ गया। 2 टाइप्स ऑफ प्रोटीन, किसमें, प्रोटीन्स इन, किसमें, सेल मेम्ब्रेन में कितने हो गए, 2 तरह के, हमारा क्या हो गया, सेल मेम्ब्रेन लिखा जाए, 2 तरह के क्या हो गए हमारे पास, प्रोटीन्स हो गए प्रेजेंट इन सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। एक का नाम है पेरीफेरल, एक का नाम है इंटीजर, एक का नाम पेरीफेरल,
फेरल, और दूसरे का नाम है इंटीजर्स। इंटीजरल, इंटीजरल क्या, इंटीजरल प्रोटीन्स, पेरिफेरल प्रोटीन्स, प्रोटीन्स, इंटीजरल प्रोटीन्स। तो मैं यहाँ पे दो तरह के प्रोटीन्स हो गया हमारे में, एक का नाम पेरिफेरल और दूसरे का नाम इंटीजरल। ठीक है, किसके अंदर, इसके अंदर। समझ में आ गया, ये समझ में आया, लिख लिया, इतना लिख लिया। अब देखो जैसे मिटाता हूँ तेजी में और चीजों को समझाता हूँ। पेरिफेरल और इंटीजर्स के बारे में बताया था। ठीक है, पहला नंबर क्या है, पहला नंबर क्या है, पेरिफेरल। पहला पेरिफेरल, पेरिफेरल प्रोटीन, प्रोटीन। ठीक है, पेरिफेरल प्रोटीन। ठीक है, ठीक है। तो पेरिफेरल प्रोटीन आर अटैच्ड ऑन अ superficially while integers are membranes and the phospholipid matrix and ऐसे करना, ऐसा कर, इसका मतलब। ठीक है, ठीक है, दो तरह के हो गए। आप डायरेक्टली कहा कि तुम्हारे में इतना डीपली नहीं पढ़ना है। ठीक है, अब उसी के नीचे एक ऐसा पॉइंट दे दे। ठीक, लिख, क्या लिख, पेरिफेरल प्रोटीन्स आर, पेरिफेरल प्रोटीन्स आर, पेरिफेरल प्रोटीन्स आर attached superficially while the integrals, इंटीजरल के दौरान क्या कहता है, इंटीजरल प्रोटीन्स आर इम्बेडेड इन, प्रोटीन्स आर इम्बेडेड इन, कहाँ इम्बेड होता है, लगे होते हैं, इम्बेडेड इन फॉस्फोलिपिड मैट्रिक्स, फॉस्फोलिपिड मैट्रिक्स, फॉस्फोलिपिड मैट्रिक्स में क्या होता है, इम्बेडेड होते हैं, and help in membranous transport, membranous का ट्रांसपोर्ट। ठीक है, ठीक है, लिख लिया, लिख लिया। जैसा हम कहानी को फिगरली मूव करेंगे, आप जरा सा समझो, समझो इसको। देखो बच्चे, अब लिख लिया ना, ये लिख लिया, लिख लिया। बहुत मजा आएगा बोटनी पढ़ने में। ठीक है, इसलिए ध्यान से पढ़ो। अब जैसा देखो फ्लूइड मोजाइक मॉडल के बारे में, सबसे पहले दो साइंटिस्ट है, याद रखना है। एक बार क्विकली रिवीजन करो मेरे पास। 1972 की बात है, दो दोस्त थे, यानी दो साइंटिस्ट थे, एक का नाम था सिंगर और दूसरे का नाम था निकोलसन। उन्होंने किया क्या, फ्लूइड मोजाइक मॉडल को प्रपोज किया। उन्होंने फ्लूइड क्या क्या दिया, और इसके अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल, इससे हुआ का एक कंसिस्ट अ सेल, क्या, अ मेल नहीं, अ सेल मेम्ब्रेन कंसिस्ट ऑफ टू लेयर, कंसिस्ट ऑफ टू लेयर, कौन, सेल मेम्ब्रेन। इस मॉडल के अनुसार जो मेम्ब्रेन थे वो दो लेयर कंसिस्ट कर रहे थे, एक का नाम था फॉस्फोलिपिड, दूसरा का नाम था प्रोटीन्स। ठीक है, प्रोटीन मॉलिक्यूल्स, इन बीच प्रोटीन्स क्या करता है, ऑटोमेटिक अरेंज हो जाती थी। ठीक है, किसमें, मोजाइक पैटर्न में, और फ्लेक्सिबल करता था, और एक तरह से फ्लेक्सिबल था, ब्रोकन था। ठीक है, एम्बेडेड था, मतलब क्या था, फोल्डेड भी कर सकते थे, रिट्यूटेन भी कर सकते थे। ठीक है, ठीक है, ठीक। दे आर मेनली टू टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स प्रेजेंट इन द सेल मेम्ब्रेन। दो तरह के सेल मेम्ब्रेन में प्रोटीन्स प्रेजेंट थे, एक का नाम था पेरिफेरल, दूसरे का नाम था इंटीजरल। पेरिफेरल और इंटीजरल से मिलाकर हुआ क्या क्या, एक तरह से ट्रांसपोर्ट का काम कर रहा था, किसका, मेम्ब्रेन को ट्रांसपोर्ट होने में क्या कर रहा है, हेल्प कर रहा है। देखो अब ध्यान रखना। ठीक है, इधर लिख लिया। अभी इसके बारे में आगे नहीं पढ़ना, इतना ही पढ़ना है। ठीक है, तुम्हारे में ज्यादा पढ़ना नहीं है, इसलिए ज्यादा मास्टरी मत कर। ठीक है, आप देखो अगला टॉपिक लगाओ फंक्शंस। टॉपिक कंप्लीट हो गया, आप लगाओ फंक्शंस, फंक्शंस ऑफ सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन का फंक्शन, फंक्शंस ऑफ सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन का फंक्शन। सेल मेम्ब्रेन के फंक्शन के बारे में जरा सा हम लोग देखते हैं। तो सेल कम्युनिकेशन, सेल मेम्ब्रेन के फंक्शन का, यह हमारा हेडिंग है, ये हमारा हेडिंग है, हेडिंग का पहला टॉपिक, हेडिंग का
पहला टॉपिक, ठीक है। पहला टॉपिक है सेल कम्युनिकेशन, सेल कम्युनिकेशन, सेल की बातचीत सेल की बातचीत, भाई की बातचीत चेक करो, है ना, बातचीत, ठीक है, ठीक है। कंटेन रिसेप्टर्स प्रोटीन, पहले मैं डिफिनेशन लिख दूंगा फिर समझाऊंगा। कंटेन्स 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 रिसेप्टर्स, receptor contain receptor proteins that proteins that proteins that recognize and respond 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 अरे यार रिस्पोंड होता है यार, मैं क्या लिख रहा हूं यार, रिस्पोंड टू मोलिकुलर सिग्नल, टू मोलिकुलर सिग्नल को सिंगल लिखने जा रहा हूं, सिग्नल, ठीक है, बोलो सिग्नल्स। आप देखो सेल की बातचीत चेक करो, सेल की कम्युनिकेशन चेक करो, करता क्या है, एक रिसेप्टर प्रोटीन्स होते हैं, वो रिकॉग्नाइज करता है, रिस्पोंड करता है किसका, मोलिकुलर सिग्नल का। मान लो कि तुम्हारे पास दो इंसान हैं, इसको लिखना है उतारना भी है, ठीक है, देखो जरा जरा देखो, ओए देख, मुंह बना लिया, ठीक है, ठीक है। अब इधर एक और है, इसका भी मुंह बना देते हैं, ठीक है, ठीक है। अब जरा देखना, एक छोटा सा इंसान है यहाँ पे तो बोलोगे ये सब क्या करा रहे हो भाई, करा रहे हो, देखो भाई, तो इससे सामान इसको भेजेंगे और इससे सामान इसको भेजेंगे, बोलोगे सामान क्यों भेजवा रहे हो, इससे गलत काम, ठीक है, ठीक है, जैसा समझना, ठीक है। यहाँ पे हम लोग करेंगे ओस्मोसिस। अब ओस्मोसिस क्या होता है, डिवीजन करना, ठीक है, डिवाइड करता है, ठीक है, बताऊंगा अभी, ठीक है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे बात रही, तो ये ऊपर वाला जो पार्ट है यहाँ पे, याद आया कुछ, हाइड्रो, इसका नाम क्या है, हाइड्रोफिलिक, इसका नाम बताओ, हाइड्रोफोबिक। जो ऊपर वाला पार्ट से कहीं ना कहीं हाइड्रो क्या होगा, फिलिक होगा, और ये हाइड्रोफोबिक होगा, जैसे ऐसे जाता है, ठीक है, ठीक है। अब देखो अब देखना जरा, ओए देखना, पानी इसके नीचे से जाएगा, क्या करेगा, पानी इसके नीचे से इंटेक कर रहा है, मान लो ये वाटर मोलिक्यूल है, ठीक है, ये वाटर है, इसका नाम हम लोग वाटर लिख देते हैं, H2O, ठीक है। पानी नीचे से ऊपर जाता है, तो ये हेड वाला पार्ट से, हेड वाला पार्ट क्या होता है, हेड वाला पार्ट हमारा हाइड्रोफिलिक होता है, पानी से प्यार होता है, तो पानी ले लेगा और ऊपर नहीं जाने देगा, रुक देगा, ठीक है, ठीक है। मान लो सोडियम, सोडियम को Na से बोलते हैं, Na+, सोडियम, ठीक है, पोटेशियम को K+ है, कुछ मैग्नेट, ठीक है, ठीक है। फंक्शन करता है एक तरह से कंटेन और रिकॉग्नाइज का काम करता है। इसमें करता क्या है कि एक पॉइंट से लेकर दूसरे पॉइंट तक का पानी भेजने का काम कर रहा है, और कहीं ना कहीं यहाँ पे अगर बात किया जाए, ठीक है, बात किया जाए तो कहीं ना कहीं इस पे क्या होता है, सिलिया प्रेजेंट होता है, सिलिया, बोलो समझ में आया, बातचीत कर रहा है दोनों, ठीक है, ठीक है। अब चलो फंक्शन ऑफ सेल में पहला देखा सेल कम्युनिकेशन, अब दूसरा देखते हैं इसी में। अब दूसरा देखते हैं इसी के अंदर, दूसरा देखते हैं इसी के अंदर, और इसके अंदर दूसरा देखते हैं एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स, एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स, मटेरियल्स का एक्सचेंज देखेंगे, मटेरियल का एक्सचेंज कैसे होता है। तो द मेन फंक्शंस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज टू रेगुलेट द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स, आयंस, गैसेज
न्यूट्रिएंट्स एंड वेस्ट मॉलिक्यूल्स थ्रू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। आपको पता है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू हुई हमारे शरीर या एलिमेंट्स में बात की जाए तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू हुई कुछ चीजें जैसे गैसेज, आयंस, मॉलिक्यूल्स और न्यूट्रिएंट्स वगैरह का या वेस्ट वगैरह मॉलिक्यूल्स का क्या होता है, एक तरह से फंक्शन मूवमेंट का हटाने का काम करता है। आपको पता है एक्सचेंज करना यही बात है। तो टू द मेन फंक्शन ऑफ द मेन functions of the main function of the plasma membrane प्लाज्मा मेम्ब्रेन का सेल मेम्ब्रेन को हम लोग क्या बोलते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इसमें बोले, ठीक है। तो इसमें मत ध्यान रखना कि प्लाज्मा कहीं पे लिख रहे हो कहीं पे सेल लिख रहे हो, कर क्या रहे हो, चुपचाप लिख रहे हो। सेल और प्लाज्मा पहले तुमको बताया था एक ही नाम है, ठीक है। तो द मेन फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन is to regulate the movement of molecules ठीक है। मॉलिक्यूल जैसे आयंस, ठीक है, गैसेज, ठीक है, गैसे न्यूट्रिएंट्स, ठीक है, एंड वेस्ट मॉलिक्यूल्स ठीक है, थ्रू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। किसके थ्रू, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। देखो एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स की बात रही तो एक्सचेंज ऑफ मटेरियल में मेन फंक्शन है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, जो रेगुलेट करता है और मूवमेंट करता है मॉलिक्यूल्स का, जैसे आयन, गैसेज, न्यूट्रिशन एंड वेस्ट मॉलिक्यूल्स का। किसके थ्रू, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू क्या करता है, बात करता है, एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स। आर यू गॉट इट, समझ में आया, ठीक है, समझ में आ गया। अगला फिजिकल बैरियर। अब चलो फिजिकल बैरियर के बारे में जानते हैं। मेम्ब्रेन पार्ट खत्म करके छोड़ेंगे, ठीक है। फिजिकल बैरियर, ये सब डिफिनीशन वाला पार्ट है तो तुमको याद करना पड़ेगा, ठीक है। एस्टैब्लिशेस एज अ फ्लेक्सिबल बंडेबल, बात है इस्टेब्लिश करता है फ्लेक्सिबल बंडल का, जो प्रोटेक्ट करता है सेल्यूलर कंटेक्ट को और सपोर्ट करता है सेल स्ट्रक्चर को। जो फ्लेक्सल ऑफ सेल मेम्ब्रेन होता है, ऑल्सो इसको हम लोग इनेबल करते हैं। जो सेल यूनिट्स ऑफ इंगल्फ करता है, जो फूड का काम करता है, जो मटेरियल करता है एक्सटर्नल का, इन्वायरमेंट का। मतलब बात करें तो WBC वर्ड वाइट ब्लड सेल्स के बारे में। इस्टेब्लिश अ फ्लेक्सिबल बाउंड्री, protects cellular, protects cellular contents, ठीक है, ठीक है, and support cell structure, सपोर्ट करता है क्या, सेल स्ट्रक्चर को। द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ सेल, membrane the flexibility of cell membrane also enables the cell to engulf। यार ये सब पार्ट्स जो है ना तुमको याद करना ही पड़ेगा, ठीक है, इसलिए इतना लग रहा है खराब। अभी इतना इससे पहले पढ़े खराब लगा नहीं कंस्ट्रक्शन, लेकिन इसको याद करना पड़ेगा तुमको। engulf in food, ठीक है, food and other materials from
इट्स एक्सटर्नल, फ्रॉम इट्स एक्सटर्नल, क्या होता है एक्सटर्नल, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट। देखो फिजिकल बैरियर की बात करें, फिजिकल मतलब बाहरी, फिजिकल मतलब बाहरी, फिजिकल मतलब बाहरी, ठीक है, फिजिकल मतलब बाहरी, ठीक है। तो क्या क्या, एक स्टेब्लिश फ्लेक्सिबल बाउंड्री बना जो प्रोटेक्ट करता है सेलुलर कंटेक्स को और सपोर्ट करता है सेल स्ट्रक्चर को, ठीक है। जो फ्लेक्सिबल सेल होता है, सेल मेम्ब्रेन, फ्लेक्सिबल ऑफ सेल मेम्ब्रेन होता है, ये इनेबल करता है सेल को इंगल्फ करने के लिए फूड से, ठीक है, और अदर मटेरियल्स फ्रॉम द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। जैसे नाक वाक देख लो, ठीक है, ठीक है। चलो ठीक है, अब रहने देते हैं, टाइम कितना हो गया, चलो 11 बजे, अब रहने देते हैं, ठीक है। तो धन्यवाद नम फिर से जो आप आए और यहाँ पढ़ के गए। यहाँ तक का लेक्चर हमारा कंप्लीट हुआ। कल देखेंगे सेल वाल के बारे में, ठीक है, फंक्शन ऑफ सेल वाल, ठीक है। उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस के बारे में। तो आज तक का जितना पढ़ा है उसको याद करके आना अच्छे तरीके से। और कंसेप्ट देखो भाई, सिलेबस कंप्लीट होते जा रही है। ये साइंस का तीसरा सब्जेक्ट का तीसरा चैप्टर है, ठीक है। मैथ्स खत्म हो जाए तो सब्जेक्ट बढ़ते जा रही है, तुम्हारे पास बढ़ता जा रहा है सिलेबस। सिलेबस क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है। तो तुम्हें करना क्या है, सबका एक रूटीन बनाना है। क्या बनाना है, रूटीन बनाना है। और एक एक घंटे 50 30 30 मिनट 20 20 मिनट ऐसे टाइम डिवाइड करके पूरे दिन का टाइम बनाओ और हर सब्जेक्ट को रोज पढ़ो। ऐसा नहीं कि नहीं पढ़ना, रोज पढ़ना है ताकि समझ में आते रहे। समझ में आया। अगला हम लोग पढ़ेंगे। और यहाँ के और एक चीज, लापरवाही मत करना आज से। जितने क्वेश्चन, मेरा टेलीग्राम अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाओ, वहाँ पे कंसेप्ट वगैरह मैं भेजता हूँ, क्वेश्चन वगैरह देखूंगा। तो एकदम सीरियसली लो, एकदम सीरियसली पूरे साल लगे रहो मेरे साथ, देखना अच्छे रिजल्ट आएंगे। बस जितना कहूँ उतना करते जाओ। रोज का रोज नोट्स बनाओ, नोट्स को रोज रिवीजन करो और हर सब्जेक्ट को रोज रिवीजन करना है, ठीक है। क्वेश्चन प्रैक्टिस एक्स्ट्रा करना है, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, मैथ्स में, ठीक है। बायो में आपको हमेशा रीडिंग करना है और एनसीईआरटी किताब सब सब्जेक्ट का पढ़ना है, ठीक है। एनसीईआरटी छोड़ना नहीं है, एनसीईआरटी को चाबी बना के चलना है। और कोई भी दिक्कत आएगा आगे पूछना है, नंबर मेरा तुम्हारे पास है। कोई प्रॉब्लम होती है आगे चल के कॉन्टेक्ट करना। चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में, जब तक के लिए ओके बाय, जय हिंद। बंद कर दो।